अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो एक बड़ा और अहम मामला पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी का चल रहा है उस पर बात की जाए। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की अगर हम डेवलपमेंट्स देखें तो पहले ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर कुछ टारगेट्स को निशाना बनाया। जवाबन पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कार्रवाई की और एक ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि इससे ख़ित्ते में एक तनाव की कैफियत पैदा होगी और गो कि पाकिस्तान के लिए जवाब देना ज़रूरी था, लेकिन साथ साथ चूँकि एक बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जहाँ दो बॉर्डर्स हमारे ऑलरेडी हमारी वहाँ पर फ़ौज डिप्लॉयड है बड़ी तादाद में और वहाँ पर टेंशन जारी रहती है, तो एक और बॉर्डर पर भी हमारे लिए इस तरह की सूरत हाल का सामना हमें करना पड़े। लेकिन एक पॉजिटिव और बेहतर बात यह है कि एक तो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड करना था वो रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद दोनों जानिब से इस बात की रियलाइजेशन हुई कि दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं है। आज के दिन में हमने देखा कि मुस्बत पैगामात का दोनों जो दफातर हैं खारजा के वहाँ की जानिब से एक मुस्बत पैगामात का तबादला आज देखने को हमें मिला। बज़ाहिर ये टेंशन कम होती हुई नज़र आ रही है और फिर दीगर ममालिक भी इस सारे मामले में सामने आए और उस हवाले से टेंशन को कम करने, तनाव को कम करने की बात की और सब्र तहम्मुल से काम लेने का एक पैगाम दोनों ममालिक की तरफ गया। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये शायद मज़ीद एस्केलेट नहीं होंगी चीज़ें और इसी की हमें दुआ भी करनी चाहिए और ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर है, ये दोनों ममालिक के हक़ में नहीं है जो ईरान ने किया कि उस तरह से किया जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद का एहतराम करें, तो यही मामला बेहतर है। इंटेलिजेंस शेयर की जाए और अपनी अपनी हदूद में दोनों ममालिक कार्रवाई करें। मैं चाहूँगा एक तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो एक इलेक्शन एटमॉस्फेयर है, इंतखाबात की गहमा गहमी है, हम बड़े अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि उस तरीके से हमें इलेक्शन कैंपेन, ख़ास तौर पर हम नून लीग की बात करते थे, उनकी कैंपेन नहीं नज़र आ रही। बिलाखिर उन्होंने भी कल जलसों का आगाज़ कर दिया। दीगर सियासी जमातें भी अब अपनी इलेक्शन कैंपेन की जानिब बढ़ रही हैं और एक सिचुएशन, अब एक माहौल एक ऐसा बन रहा है कि जिसमें शायद हमें इंतखाबी गहमा गहमी किसी हद तक बनती हुई नज़र आए। लेकिन बयानात हैं कल के मरियम साहिबा के जलसे की स्टेटमेंट्स, तो जिस तरह से उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब को हर वक्त ये फ़िक्र सताती है कि महंगाई कैसे कम करनी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने वादा किया था आवाम से कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगी, वो वादा भी उन्होंने पूरा कर दिया। बिलावल साहब ऑन द अदर हैंड बड़ा वाज़े तौर पर ये स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बनेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब पर यह भी तनकीद कि वो इक़्तिदार में आकर उन्हीं से टकराना चाहते हैं जो उन्हें वज़ीर आज़म बनाते हैं। फिर कागज़ात नामज़दगी जो बहुत सारे मुस्तरद हुए थे, इजाज़त नहीं मिल रही थी, कहीं पर वो मंजूर हुए, कहीं पर वो मुस्तरद रहे। PMLN अपने इंतखाबी मंशूर को अपनी शक्ल देने की बात कर रही है और एक फ़िज़ा अब इलेक्शंस की जानिब बढ़ रही है। लेकिन पाक ईरान कशीदगी में हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो फिर 8 फरवरी की तारीख को टारगेट कर रहे थे, इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कर रहे थे और अब भी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस्लामाबाद के और दीगर शहरों के हवाले से इस पाक ईरान तनाव को लेकर दहशतगर्दी के वाक़यात की हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि खैर वाफ़ियत से हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ें और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो और अवाम जिसे मुंतखब करें वो इक़्तिदार संभाले। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस पूरी जो इस वक्त की एक सियासी सूरत हाल है, जो एक मंजरनामा, इस पर तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शराजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसार राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मसूद रज़ा साहब और खालिद फारूकी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनलिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। चारों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम कहूँगा। शराजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, गो के पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड जिस तरह किया वो बनता था और एक उंगलियां भी उठ रही थीं और ईरान के हमले के बाद एक तनकीद भी थी, फिर यकीनन पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक टेंशन बिल्टअप होने का एक माहौल था जिस पर पूरी दुनिया ही फ़िक्रमंद थी। आप कैसे देखते हैं आज जो एक मुस्बत पैगामात का तबादला है, तनाव ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ है, ये खुशाइंद और दोनों ममालिक के लिए आप समझते हैं कि यही एक बेहतर कदम है आगे बढ़ने के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि यही बेहतर कदम है, बल्कि इससे आगे चल के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तरह का इंसिडेंट होना, गोया कि इस वक्त भी हम इसको समझने से कासिर हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तरह के मसाइल को बिल्कुल नए हैं। ये पिछले कई दहाइयों से हम कह सकते हैं कि ये मामला चल रहे हैं। सरहद के दोनों तरफ इस तरह के दहशत गर्दी के जब भी वाक़यात होते हैं
तो इसको लेके कभी ईरान की जानिब से तो कभी पाकिस्तान की जानिब से ये गिला किया जाता है, और साथ में एक ताउन की फ़िज़ा भी देखने को मिलती है। किसी ज़माने में जब जंदुल्ला ग्रुप के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी को गिरफ़्तार किया जाना था, तो वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उसी त्यारे को जो उड़ के जा रहा था दुबई से किर्गिस्तान की तरफ उतारा गया और फिर उसको गिरफ़्तार किया गया। या बाकी भी इस तरह के कई वाक़यात हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ईरान को फ़राहम की और कई वाक़यात को रोका भी गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके ताने बाने कहीं सरहद के उस पार ईरान की सरजमीन पे उन हाइड आउट से जाके मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन ईरान की जानिब से इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके यहाँ पे बाकायदा किसी भी टारगेट को हिट करना, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इस सूरत हाल ने एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। और अगरचे हमने पहले मरहले में तो सफारती सतह पे एक रिस्पॉन्ड किया कि जिसमें हमने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया, उनके सफ़ीर को वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन एक इंटरनल प्रेशर हम फील कर रहे थे क्योंकि माजी में भी आपने देखा वो हिंदुस्तान हो, वहाँ से भी इस तरह के एडवेंचर्स हुए तो हमें जवाब देना पड़ा। फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जारहियत हो रही है, उसको भी लेकर अभी तक तो हम बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल में अब उसको भी नज़र से देखना ज़रूरी है कि क्या अगर ये सिलसिला वहाँ से चलता रहता है तो क्या हमें अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी इस तरह के टारगेट्स को हिट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन बहरहाल ईरान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने मेरा ख़्याल में फौरी तौर पर इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर ये टेंशन आगे कंटिन्यू करती है तो ये दोनों ममालिक के लिए दुरुस्त नहीं है। और यही वजह है कि कल अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई ज़रूरी की है, लेकिन उसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा या फिर जो हमें ISPR से स्टेटमेंट देखने को मिली, उसका जो आखिरी हिस्सा था वो बड़ा ही पॉजिटिव था। गोया कि उसमें मुज़ाकरात की, एंगेजमेंट की बात की गई, ईरान को ब्रदरली कंट्री के तौर पे वहाँ पे एक तरह से इबारत किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैड एपिसोड था, इसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि हम सिर्फ इस वाक़े को डिस्कस कर रहे हैं अरसलान, मेरा ख़्याल में जो बुनियादी वजह तनाज़ा है थोड़ा सा उसको भी हमें देखना चाहिए कि क्या हर दो ममालिक के जो एक दूसरे से कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है वो कितने जेन्युइन हैं। अगर वो जेन्युइन हैं तो फिर मेरा ख़्याल में उनको हल करने के लिए एक बड़ी हमें संजीदा कोशिश करनी चाहिए। खुदा न खास्ता फिर कहीं ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में फिर दोनों ममालिक की जानिब से इस तरह को कोई कदम देखने को मिले। तो बेहतर ये है कि सरहद के दोनों अतराफ अगर कोई दहशत गर्दों के कैंप्स मौजूद हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए अपने तय कोशिशें की जाएँ, और इस हवाले से एक जॉइंट मैकेनिज़्म भी बनाया जाए जिसमें मुश्तरका सरहदों की पेट्रोलिंग भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो सकती है, और दीगर भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में उसके बिल्कुल राइटली सेड शिराज साहब, ये ज़रूरी है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इसके अलावा कोई और हमें तनाज़ा देखने को नहीं मिलता। दोनों मुल्कों के दरमियान छोटी मोटी ट्रेड भी हो रही है, गवादर से लेके बलूचिस्तान के कई इलाकों में ईरान से बिजली फराहम की जा रही है। बिल्कुल ऐसे गैस पाइपलाइन मनसूबा जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि सितंबर तक तो हमारे पास वक्त है, उसके बाद तो एक एग्रीमेंट के तहत तो हमें 18 अरब डॉलर की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो उस मनसूबे को बहरहाल हमें आगे बढ़ाना है, एक तरह से उसको ऑन करना है। तो ऐसे में इस तरह की कशीदगी हमारे लिए और ख़ुद ईरान के लिए कुछ काल राइट शिराज साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा, इसार राना साहब की जानिब आऊँगा। राना साहब, दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट ऑनवर्ड जो होना था वो हो गया, कि अब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे ईरान पाकिस्तान से करता है, पाकिस्तान ईरान से करता है, तो वो कंसर्न्स को संजीदगी से लेते हुए अपनी अपनी हदूद में खुद जायज़ मुनासिब एक्शंस लें और जो एक दूसरे के कंसर्न्स हैं उनको दूर करें, फिर यकीनन ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या राय होगी सर आपकी? अच्छा देखिए, मैंने इफ्तिखार शिराज साहब की मुझे आवाज़ सही तरह नहीं आ सकी कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो आपने सवाल किया है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग तो बहुत पहले से जारी है, और अगर उन्हें ये पता है कि उन्होंने किन ठिकानों पे हमला करना है और हमें भी पता है कि हमने किन ठिकानों पे जवाबी कार्रवाई करनी है, तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन नहीं है कि हमने एक दूसरे को पहले से आगाह ना किया हो कि ये यहाँ पे हमारे मुखालिफ बैठे हैं या हमारे मुखालिफ बैठे हैं।
और पाकिस्तान का तो ईरान से बहुत पुराना गिला शिकवा है, क्योंकि पाकिस्तान अब और स्पेशली बलूचिस्तान में जो भी गड़बड़ होती है उसके डंडे जाके ईरान से मिलते हैं। कलभूषण को देख लें, वो वहाँ से ईरान गया, ईरान से वो पाकिस्तान आया और आता ईरान आता जाता रहता था और पाकिस्तान आता था। तो हमारे तो गिले शिकवे खैर बहुत पुराने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ईरान ने इतनी उजलत में बैक वक्त 3-4 जगहों पे क्यों इस तरह की वो की, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसके बाद अगर अब जो आज के दिन डेवलपमेंट्स हुई हैं यही होनी थी तो ये तो पहले भी हो सकती थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हो सकता है जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करें और पाकिस्तान के और ईरान के वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी आपस में बातचीत भी होती रही सारा दिन, वैसे भी सिफारती तौर पे भी होता रहा। तो इतना सख्त एक्शन का मुझे नहीं समझ आ सकी कि उसके पीछे क्या वजूहात थी। और पाकिस्तान आर्मी ने तो जो उसकी ज़िम्मेदारी है पूरी की, उसने ये बताया कि हम अपने जवाब भी देना जानते हैं, लेकिन खारजा महाज के ऊपर आखिर ऐसी हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ है कि हमारे जो चारों हमसाए हैं उनमें से किसी एक के साथ भी हमारी दोस्ती नहीं है। अफगानिस्तान चीन से भी नहीं है दोस्ती, साराना साहब, चीन से तो कम से कम दोस्ती है। नहीं, चीन से भी नहीं है, चीन से भी दोस्ती नहीं है। चीन भी हमसे नाराज़ है सी पैक के हवाले से। जो मेरी इतलात है वो ये कि चीन सी पैक के हवाले से उसकी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, और जूं हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं और अमेरिका के फिर हम प्रॉक्सी वार का हिस्सा हमें ज़बरदस्ती बनाया जा सकता है, जैसे हमने 9/11 अपने गले डाली थी, तो चीन भी हमसे खुश नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि आखिर ऐसा हमारे अंदर क्या वो है कि हमसे कोई भी राज़ी नहीं है। अफ़गानिस्तान राज़ी नहीं है, भारत से तो चले बनती है, बांग्लादेश भी हमसे खुश नहीं है। अब ये चीन वाला मामला भी मैंने आपके इल्म में ले आया। ईरान हमारा भाई है, सदियों से उसके हमारे ताल्लुकात हैं, तो हम उसके साथ भी कोई एक ऐसा दरमियानी रास्ता नहीं निकाल पाए हूँ अब तक जिसके बाद इस तरह के मामला ना होते। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी का भी एक दफ़ा जायज़ा लेना चाहिए, और ये जो हम नाबगा रोज़गार इंटर्नशिप के ऊपर वज़राए ख़ारजा रख के उनके हवाले मुल्क कर देते हैं और वो मुल्क मुल्क फिरते रहते हैं, मैं उडी उडी जावा हवा दे नाल गाते फिरते, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में कभी उस मुल्क में। जहाज़ के पेट्रोल का ख़र्चा उनका इतना हो जाता है जिससे लाखों लोगों का घर चल सकता है, और आखिर में आके हमें ये देखना पड़ता है कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो हम इसका जायज़ा लेना चाहिए। वो तो इंटर्नशिप के बाद अब मुसलसल जो पक्की नौकरी है वो बतौर वज़ीर आज़म तलाश करने के लिए कोशिश है, तो बड़ी हैरत तो कंप्लीट हो गई अपने आप पे और अपने निज़ाम पे कि हम ऐसे लोगों को मुस्तकिल नौकरियां दे रहे हैं। इतने हम 20 के से भी ज़्यादा साल निकल आए कि जो अवतार के लौंडे से दवा वो शायद उसने एक दफ़ा ली थी, हम हर 4 साल 5 साल बाद उन्हीं अवतार के लौंडों से दवाएं ले रहे, जिसकी वजह से हम सब बीमार पड़ के बैठ गए। खान साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा खालिद फ़ारूकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। फ़ारूकी साहब, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको आप देखते हैं? ये वाकई मतलब क्या हमारे चारों हमसायों में से चारों ही हमसे नाला हैं? ईरान के साथ ऐसा सच हमारा प्रॉब्लम नहीं था, ये अभी एक सिचुएशन बिल्टअप हुई। भारत है ही अजली दुश्मन, अफ़गानिस्तान एक थैंकलेस कौम है, थैंकलेस हुकूमत है, लिए जो भी कर दें मेरे ख्याल से आप ठीक कर रहे हैं, जो निकाल बाहर कर रहे हैं बहुत पहले कर देना चाहिए था। और चाइना के गिले शिकवे तो दूर किए जा सकते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, महदूद रखें बात के हवाले से, तो हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था, लेकिन उसके बाद हमें इसकी पूरी हिस्ट्री है जिसमें जाना चाहिए थोड़ा सा, कि रज़ा शाह पहलवी जो वहां पे हुक्मरान थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी चौकीदार होने के नाते हमेशा एक ऐसा रवैया रखा जिसमें वो पाकिस्तान को अपनी एक तुफैली रियासत समझते थे। हमें वो और हम उन्हें सपोर्ट जरूर करते रहे, लेकिन ईरान की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से ये रही कि जैसे वो एक बालदस्त रियासत है। ईरान ने 71 की वार में, 65 की वार में पाकिस्तान की सपोर्ट करने के बावजूद हमेशा ये समझा कि उसकी बलूचिस्तान पर कुछ उसके ज्यादा हकूक हैं, और वो बलूचिस्तान पर कुछ नजरें भी जमा के बैठे रहे शाह के दौर में। और जब वहां पे 79 का जो इनकलाब आया इमाम ख़ुमैनी का, तो उसके बाद ईरान की तरफ से जो एक मिस्टेक हुई
वो ये थी कि उन्होंने अपना जो इस्लामी इनकलाब का नजरिया था इसको मुख्तलिफ रियासतों तक एक्सपोर्ट। इसके नतीजे में पाकिस्तान में आपको याद होना चाहिए कि 80s का जो अरसा था, जो टाइम था, वो बहुत ही अबतरी का और बहुत ही मतलब खराब हालात का रहा। अच्छा, और इसकी वजह से फिर दूसरी रियासतें भी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने उन्होंने शुरू कर दी। अब जो मामला है वो इसके बैकग्राउंड में हमें जाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात में अभी जो कशीदगी आई है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान जो इस वक्त टुवर्ड्स इसराइल या टुवर्ड्स फिलिस्तीन या टुवर्ड्स अरब रीजन के जो पॉलिसी रखता है, ये ईरान की पॉलिसी से मुतसादिम है। और जब तक ईरान और पाकिस्तान की यहाँ पे कोई एक सोच पैदा नहीं होती, हमारी इस हवाले से ताल्लुकात में कशीदगी रहेगी। इसको अभी जो वाकया हुआ, ये वाकया सच्ची हमें होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बुनियादी असबाब जो हैं वो खत्म नहीं हुए। तहफुज़ात तो दोनों मुल्कों के एक दूसरे से रहे हैं। हमें कुलभूषण के हवाले से वहां पे रहा कि आपने क्यों नहीं ऐसे अनासर को रोका। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। कुछ बात अब करेंगे जी इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर। इफ्तिखार शराई साहब, पहले तो हम इलेक्शन कैंपेन्स या जलसे जुलूस ना होने की बात कर रहे थे, अब PMLN मैदान में आ गई, बाकी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रही हैं, मंशूर की बात आ रही है। किस तरह से देखते हैं आप, ख़ास तौर पर कल का जो जलसा था नवाज शरीफ साहब का, एक मुख्तसर सा उसमें गुफ्तगू और ख़िताब, मरियम साहिबा एक लिहाज से उसको लीड कर रही थी, कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये एक नवाज शरीफ साहब की दोबारा से बड़े महीनों के बाद हमने प्रॉपर एक एंट्री आवाम के सामने देखी है। क्यों नहीं उस तरह से आपको वो अभी तक नज़र आ रहा है आवाम में? और कल भी बड़ा एक महदूद सी उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी। अगर वो वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार हैं तो उन्हें तो बड़ा फुल एक्सेलरेशन में, फुल थ्रोटल में अपने जलसे करके आवाम से बार बार मुखातिब हो रहे होना चाहिए, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बड़ा दुरुस्त का अरसलान आपने, ना तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में वो जोश वलवला नज़र आ रहा है और ना ही उनके क्राउड के अंदर वो जोश वलवला हमें देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त होना चाहिए। एक ऐसी सियासी जमात जिनके बारे में एक तासुर बन के एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि शायद वो इक़्तिदार में आ रही है और नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ऐसे शख्स को तो बिल्कुल अगर ना हंसने की बात ना भी हो तो हंसना चाहिए था। लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि कर उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कुछ और तरह की हमें एक तरह से पते दे रही थी। बड़े उनके शोल्डर डाउन लग रहे थे, चेहरे पे उनके एक तनाव की कैफियत थी। बड़ा एक मतलब है कि लग रहा था कि वो शायद जबरन उस जलसे में बैठे हैं। उनकी तकरीर भी कुछ ऐसी थी जो एक रेपिटिशन थी माजी की बातों का। गोया कि एक शख्स के जो 31 अक्टूबर को आया उस दौरान उसने एक स्पीच दी जिसमें में कुछ नया देखने को नहीं मिला। फिर ये एक उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि अब सियासी जमातों को के ऊपर दबाव है कि इस मुल्क में जो जितने मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल चल रहे हैं, वो मईशत के मसाइल हों, वो इस मुल्क में लॉ एंड आर्डर के, दहशतगर्दी के, हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करने के हवाले से एक ऐसा शख्स के जो 3 बार इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है और बड़े गर्म सर्द उसने हालात देखे हैं, गोया कि उसकी स्पीच तो कल की एक पॉलिसी स्पीच होती जिससे हमें ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होती कि नवाज शरीफ साहब जो 4.5 साल बैरून मुल्क बैठे रहे हैं खुद साख्ता जलावतनी के दौरान, उन्होंने एक अच्छा खासा होमवर्क किया है, उनकी टीम ने उनको एक अच्छा इनपुट दिया है और बड़ी बला की विजडम वाली उन्होंने तकरीर कल की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुख्तसर तकरीर और उसमें भी कुछ नयापन नहीं था, वही पुरानी बातें थी। तो मेरे ख्याल में लग रहा है उनका जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी कशीदगी तनाव मौजूद है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बातें हो रही हैं, फिर अदालतों की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं और उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, मेरे ख्याल में उसके असरात से मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी कहीं मुबर्रा नहीं है, बच नहीं पाई, उसका असर शायद साहब ये बताइएगा कि तीन बार वजारत उज़्मा संभाली उन्होंने, अभी भी वो कह रहे हैं कि 27-28 तारीख को जाकर वो कहीं अपना मंशूर देंगे। वो मंशूर कोई नहीं हतमी शक्ल दे पा रहे, उस पर अमल दरामद तो क्या होना है? गो के मंशूर सिर्फ कहने के लिए एक अट्रैक्शन होती है जो पाकिस्तान में दे दी जाती है आवाम को। अमल दरामद तो किसी जमात ने शायद ही उस पर किया। वो जो चंद एक ढकोसले या वादे उन्होंने करने हैं वो उन्हीं कोई हतमी शक्ल नहीं दे पा रहे, उस पर अमल दरामद तो क्या होगा? ये अजीब बात नहीं है? एक जमात जिसमें इतने ब्रेन्स हों, पाकिस्तान के मसाइल फिंगर टिप्स में हैं, वो ही आपका मंशूर बनता है, नहीं दे पा रहे आप।
बिल्कुल ऐसे हैं। वो मैं कहूँगा कि उनके मुकाबले में तो खैर फिर हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ ना कुछ बातें तो ऐसी कर रही हैं जिसमें कोई बिजली के फ्री यूनिट्स देने की बात, घर बनाने की बात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ कुछ और किसान प्रोग्राम, कुछ तो कहने के लिए उनके पास है। और एक ऐसी जमात कि शायद जिसको यकीन भी नहीं है कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा मार्का मार पाएगी, उनको लगता है वो सिंध तक महदूद रहेंगे, उससे ज़्यादा शायद उनको ना मिल पाए, लेकिन वो मुल्क गिर जलसे भी कर रहे हैं। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, खुद सिंध हो, बलूचिस्तान के अंदर भी उन्होंने एक अच्छा पावर शो किया है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी जमात अब जिसको जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में उनकी हुकूमत होगी, तो या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं और हमें बार बार फिर अता तारड़ साहब का वो जुमला याद आता है कि साड़ी गल हो गई है। अगर उनकी बात हो चुकी है तो मेरा ख्याल में उनको लगता है कि फिर क्या पार्टी का मंशूर मुरतब करना है, क्या लोगों को हमने झूठे सच्चे दिलासे देने हैं, क्या हमने जोशीली तकरीरें करनी है, क्या अपने आप को इस धुंध के माहौल में थकाना है। बेहतर यह है कि घरों में बैठें और यहीं से बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाई जाए, और जो अगर थोड़ा बहुत आपने कहीं पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को काउंटर करना भी है जलसों की हद तक, तो वो जिम्मेदारी फिर मरियम नवाज साहबा ने संभाली हुई है। और कुछ फिर जो मरकज़ी क़यादत है, क्योंकि इन जलसों में हमें आज भी अगर आप देखें रहीम या खाने फाल के अंदर हमें इवन के जो सेकंड टियर की क़यादत है वो भी मरियम नवाज साहबा के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। हर कोई अपने अपने इलाकों में मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब हों, साद रफ़ीक हों, एहसन इकबाल हों या कोई और हो, तो वो जो एक मरकज़ी क़यादत का एक कठ नज़र आता है, उसके नतीजे में जो एक मोमेंटम बनता है अरसलान, मुझे तो वो मिसिंग नज़र आ रहा है। अब या तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि हम तो इलेक्शन ऑलरेडी जीत चुके हैं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की कोई स्टैंडिंग नहीं है पंजाब में, तो लिहाजा ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, या अब तो ये शराज साहब मजाक थोड़ी है कि तो जोर लगाए बगैर और कुछ मोमेंटम कुछ शो किए बगैर कल को हमें ये पता लगेगा कि इतनी सीटें इन्होंने निकाल ली, तो मैं आप हम सब बात करेंगे, पाकिस्तान की अवाम बड़े बाशऊर हैं, वो देखेंगे, बात करेंगे। इस वक्त तो ये कोई 70 की दिहाई होती मामलात मुख्तलिफ, तब तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है इनको। एक एटलीस्ट एक ऐसे शोज़ पुटअप, कल हालांकि ज़ोर लगाया उन्होंने, बड़ा एरिया मुख्तस किया, बड़ा कैमरा इसकी फ्रेमिंग बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, क्या फ्रेम दिखाना है क्या नहीं, पर अवाम अब बच्चे नहीं हैं, समझते हैं, और कितना कोई झूठ बोल सकता है। इसार राना साहब कैसे देखते हैं आप, एक जमात बिल्कुल आउट, बाकी जमातें उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रही? हाँ, गो के सभी तारीफ़ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की, एटलीस्ट वो माहौल तो बना रहे हैं इलेक्शन का ना, बाकी उनसे इख्तलाफात या उनकी हिमायत अपनी जगह पे। PMLN का पहले तो ज़रा मुझे ख़ास तौर पर इस पर रोशनी डालें कि ये क्या माइंडसेट है, क्या कुछ चल रहा है, क्या अंदर की खबर है। हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है PMLN के कैंप में, बतौर पार्टी तो नज़र ही नहीं आ रही, यूनिटी तो इनमें नज़र ही नहीं आ रही। ये ही नहीं पता वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब ही हैं तो वो बिल्कुल पीछे बैक सीट पे बैठे हुए। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो उन्हें उनकी मेहरबानी है कि वो वक्त निकाल के ये वो उन्होंने 1-2 जलसे भी कर लिए, और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने ऐसे ही पैसे का ज़िया किया है। जब उनकी बात हो गई है और बात हुई हुई नज़र भी आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, जुडिशरी ने जिस तरह उनको क्लीन चिट दी है और इंसाफ के नाम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका मारा है, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। जिस तरह उनके घर जाके इंसाफ फराहम किया जा रहा है और दूसरी जमात का मजाक उड़ाया जाता है वकला का कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों है और आपका यूं क्यों है और यूं क्यों है, तो साफ नज़र आ रहा है कि रियासत जो है वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है, तो उन्हें जलसों वलसों की ज़रूरत तो कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि आप PTI को बिल्कुल वॉश कर दें, उनके बंदे चुन चुन के निकाल दें, बल्ला छीन के आग लगा दें, उसे सब कुछ कर दें, अगर अब भी फेयर इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगी, और अगर अकेली भी खड़ी हो तब भी दूसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब मामला नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान तो रहा ही नहीं है, मामला तो नवाज शरीफ वर्सेस अवाम हो गया है।
और जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल है, आप कर लें इकट्ठे, इस तरह मैनेज कर लें, पटवारियों को, हेल्थ वर्कर्स को, असातिज़ा को, स्कूल के बच्चों को नोटिफिकेशन के ज़रिए इकट्ठे करके जलसगाह में भिजवा दें तो भिजवा दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो गए और आवाम को मौका दिया गया उनके जज्बात के इजहार का, तो याद रखिएगा कि नवाज शरीफ को इतने वोट पड़ेंगे नहीं जितने उनके रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं को जज्बातियत में नहीं कह रहा, मैं एक एनालिस्ट हूँ और मैं अब जो आवाम की नब्ज़ है उसको देखते हुए आपसे ये बात कह रहा हूँ। अब आ जाए बिलावल भुट्टो की तरफ जी। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जाली पुलिस मुकाबले तो बहुत देखे हैं, बीइंग जर्नलिस्ट। जाली इलेक्शन मुकाबला पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और ये पहले इलेक्शंस में साराना साहब क्या तवज्जो नहीं देते रहे। भुट्टो और जरदारी का शुक्र अदा करना चाहिए पल पल कि उनकी वजह से ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे वाकई को मुकाबला है। अदरवाइज अगर बिलावल चुप करके बैठ जाए तो मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का मुकाबला किस, मुझे बताएं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या सब नज़र आएगा, क्या किससे, दीवार से लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा दीवार से जाके मुकाबला करेंगी। ये तो अलहदा बात है कि इमरान खान इनके हवास पे इतना छाया हुआ है कि वो जेल में बंद होने के बाद 200 मुकदमात के बावजूद भी आज भी इनकी तकरीर उसी के खिलाफ होती है। इसार राना साहब, एक बात मैं जो जानना चाहूँगा, ये ज़रा थोड़ी सी एक दिलचस्प सूरत, आपने बिलावल साहब का भी जिक्र किया, गो कि वो एक मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने एक माहौल तो थोड़ा सा बना दिया, एक टच दे दिया उन्होंने यकीनन। लेकिन बिलावल साहब मुसलसल हिट करते हैं कहीं ना कहीं, नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को हिट करते चले आ रहे हैं। नून लीग नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है उनको, वो कह रही है, मरियम साहिबा देखें वो स्ट्रेट वे कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को महंगाई की फिक्र है, 24 घंटे बस ये फिक्र सताती है पाकिस्तान की आवाम। वो नहीं कहते कुछ पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को, ये क्या माजरा है सर? वो रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि बिलावल साहब मैटर नहीं कर रहे, इररेलेवेंट है। बिलावल साहब तो अपनी ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो मोर नाचे और अपने पैरों को देख कर रोने लगता है कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो कुछ कर सकते हैं, जो मुंह से खुद बार बार करें मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। राइट जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़रा खालिद फारूकी साहब की जाने बढ़ूँ। फारूकी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है दो सियासी जमातों के दरमियान, उस माहौल को फारूकी साहब आप कैसे देख रहे हैं? और यही जो मैंने बात की कि बिलावल साहब तो हिट कर रहे हैं, नून लीग वाकई जिस तरह इसार राना साहब ने कहा मैटर ही नहीं उनको करते बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के, वो बिल्कुल कोई बयान ही नहीं दे रहे उस पर। देखिए, ये सियासी माहौल जिसकी आप कर रहे हैं इसलिए नहीं बन रहा कि यहाँ पे हरीफ जमात होती है। ये इशारा ना कि अगर तो यहाँ पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने का मौका मिलता और उसके उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब होते, अगर स्टेट उनकी मुखालफत ना करती, तो फिर ये मौका में इलेक्शन का इस वक्त पूरी पूरा अरूज नजर आता। क्योंकि पीटीआई नहीं है तो इसलिए नून लीग के जलसों में कोशिश के बावजूद भी लोग नहीं आएंगे। इलेक्शन का माहौल जब तक ना बने, पब्लिक किस मकसद के लिए बाहर निकलेगी? बाकी अवामिल इसमें अलग से हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इस वक्त मुकाबले की फिजा है, पीपल्स पार्टी को गुमान ये है कि उनका बहुत ज्यादा वोट है वो पीटीआई में चला गया। उनका ख्याल ये है कि जब पीटीआई इस वक्त पूरे तरीके से मैदान में नहीं, तो वो वोट बैंक उनका वापस आ जाए। वो बातें तो ठीक हो सकती हैं, मामला जो है पीडीएम को जमात के दरमियान बन गया है, लेकिन पब्लिक तो पीटीआई के नून लीग के जलसों में नहीं आ रही। राइट, खालिद फारूकी साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा शिराजी साहब की जाने बढ़ूँगा। शिराजी साहब, जानना आपसे ये चाहूँगा, इस वक्त बाकी तो दो जमातों की हमने बात कर ली, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आऊँगा, जो कि जो भी हुआ एक पूरी फहरिस्त है, उनके कैंडिडेट्स हैं जिन भी इंतखाबी निशान पे वो मैदान में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि अब जो कुछ हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बावजूद जिस भी फॉर्म और कंडीशन में अब वो इलेक्शंस में जा रहे हैं, स्टिल दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, या डिफ्यूज़ हो गया मामला, उस तरह से नहीं चल पाएगा, अब उनकी वो बात नहीं रहेगी, मिट गई पार्टी? देखिए, पीटीआई के एंड पे एक बात तो बहरहाल ज़रूर है, वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दे शौक भी सही। तो कुछ तो मौके इन्होंने खुद उन पॉलिसी साज़ों को फराहम किए कि इस पार्टी को जितना भी डैमेज किया जा सकता है वो किया जा सके। बिलखसूस इंटर पार्टी इलेक्शन गोया कि बिला ज़रूरत कोई नहीं थी, ताख़ीर की गई,
और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा डेंट है। गोया कि अगर एक जमात की जिसकी क़यादत पाबंद सलासल है, बहुत सारे लोग या तो पार्टी छोड़ के चले गए, बहुत सारे ऐसे कि जो रूपोश हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ऐसे में एक ब्लो खुद पार्टी की अपनी नालायकी की वजह से उसको मिला कि वो बतौर पार्टी इस इलेक्शन के अंदर नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने उन मनसूबा साजों के कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि कल को अगर कोई 2024 के इलेक्शन को लेके ये इल्ज़ाम लगाए कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चुरा लिया गया है, तो गोया कि ये बयानिया फिर कोई बन नहीं पाएगा, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इस इलेक्शन में शरीक नहीं हुई, उनके तो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो फिर ये किसी पे क्या इल्ज़ाम लग सकता है कि उस जमात का मैंडेट चुराया गया है। और दूसरा अरसलान ये है कि अब देखना ये पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को बहरहाल 2013 से ले के 18 2 इलेक्शंस का एक तजर्बा तो हो चुका है। तो इलेक्शन डे के ऊपर जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो कि अभी भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के हक़ में है, और जिस तरह ट्रीटमेंट उस जमात की हो रही है, लोगों के अंदर एक गुस्सा मौजूद है, लेकिन उस गुस्से का इजहार होना है इलेक्शन डे के ऊपर 8 फरवरी को। तो क्या अब तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी इन प्लेस है कि जो लोगों के ये सेंटिमेंट्स हैं इनको उन्होंने बैलेट्स के ऊपर ट्रांसलेट भी करना है, उस दिन इस बात को यकीनी बनाना है कि लोग बड़ी तादाद में एक तो घरों से निकलें और जाके अपना वोट कास्ट करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हर हलके के अंदर इंतखाबी उम्मीदवार उनका आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ भी रहा है, उसके बारे में ये मेक श्योर करना कि तमाम वोटर्स को इस हवाले से एजुकेट भी कर दिया गया है, और कोई ऐसे इरिटेंट्स मौजूद नहीं है। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि क्योंकि अब लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे वो पार्टी दबाव को या अखलाकी दबाव को कबूल नहीं कर रहे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लिए, लिहाजा वो भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो एक हल्के में कहीं कहीं 4-4 लोग भी पीटीआई के दावेदार हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाता है तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इंतखाब में हिस्सा ना लेते हुए भी एक इम्पैक्ट जनरेट कर पाएगी, हिस्सा ना लेते हुए भी इम्पैक्ट जनरेट कर पाएगी। लेकिन कोई आप बहुत आउट ऑफ द वे तो जाता हुआ नहीं आप देख रहे हैं उनको इस सिलसिले में। फिर एक और बड़ा सर जो एक मामला है, एक जो इंतहाई अहम नुक्ता है, वो ये कि इनको चंद दिन की टाइम होगा ना, जो जीत भी जाएंगे उनको फिर किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। आज़ाद हैसियत में तो नहीं वो पार्लियामान में सर्व कर पाएंगे, वहाँ पे एक और पेचीदगी हो जाएगी। और मैं जो कल बिलावल साहब ने जो इशारा किया आज़ाद अरकान के साथ मिलकर, तो ये लोग कहीं फिर बिलावल साहब की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ ही तो नहीं चले जाएंगे। देखें, वो फिर आप इंतखाब करते हैं अपने दुश्मनों में से कौन सा आपका बड़ा दुश्मन है, तो बाज़ औक़ात तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त बन जाता है। तो अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो उनके कंट्रोल में भी रहे और उनको लगा कि अगर मुस्लिम लीग नून के जो उनकी बड़ी एक तरह से मुखालिफ जमात है उसको कहीं चित करने के लिए अगर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ जा सकता है, तो मेरे ख़्याल में इस कड़वी गोली को वो निगल लेंगे। और इसी तरह जो बाकी जमातें हैं जिनमें हो सकता है कि एनपी भी है, इवन के अपना इस्तेकाम पार्टी है या दीगर जमातें हैं, तो ये तो मेरे ख़्याल में 8 फरवरी के बाद जो सिनेरियो बनेगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। और मेरे ख़्याल में फिर उस दौरान तहरीक इंसाफ देखेगी कि अगर वो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं उनके आज़ाद अरकान, तो यकीनी तौर पे वो फिर अपने नज़रियात को या जो पुराना उनका बयानिया सियासी जमातों से मुताल्लिक है उसको थोड़ी देर के लिए फरामोश करेंगे और नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर अपने वोटर्स को बाहर लाना और अपने आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाना, ये पहला मरहला है अरसलान। अगर तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होती है तो फिर मेरे ख़्याल में उस पोजीशन में आ जाएगी कि वो किसी भी जमात को ऐवान के अंदर एक टफ टाइम दे सके। और फिर एक हम कह सकते हैं कि जो अगला पार्लियामान का सिनेरियो है उसको वो अपने हिसाब से ड्राइव कर सकती है। लेकिन ज़रूरी उसके लिए ये है कि इलेक्शन डे के ऊपर एक बड़ी मरबूत और बड़ी एक ऐसी कोशिश हो कि जो उसको उनके आज़ाद अरकान को जितवाने में कामयाब उनको करवाए। मेरे ख्याल में इसार राना साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे थे, पब्लिक पल्स को आप ज़ाहिर है जानते हुए तज्जिया अपना पेश करते हैं और यही इसी तरह ही होना चाहिए। पब्लिक पल्स हम सारे जानते हैं कि अवाम की एक बड़ी सपोर्ट एक जमात को हासिल है। अब आज़ाद हैसियत में उसके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आप समझते हैं उसके बावजूद भी खातिर खा सीटें जीतने में आज़ाद हैसियत में
कम से कम शहरी इलाकों में जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड वोटर है वहाँ पे ये कामयाब हो जाएंगे। और फिर बहुत पहले बहुत सारे लोग ये तबसरे और तज्जिए करते थे कि एक वक्त आएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई हाथ मिलाएंगे। अब ये तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर ये आज़ाद अरकान जाके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बाय बुक इनको एक जमात में शामिल होना है 2 हफ्ते के टाइम में, 15 दिन के टाइम में, तो वो अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखें, सबसे पहले तो बदकिस्मती से हमारे इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने हॉर्स ट्रेडिंग का एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जो आने वाले दिनों में दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है। आपने जब एक पार्टी से उसका हक छीन लिया और उसके बाद आपने बहुत सारे आज़ाद लोगों, इस टाइम मेरा ख्याल है 5,000 के लगभग जमात के मुख्तलिफ जमातों के कैंडिडेट हैं और को 11,000 के लगभग आज़ाद हैं। एक तो ये बात तय हो गई कि सियासी जमातों पे एतमाद नहीं रहा लोगों को और आज़ाद हैसियत से वो खड़े हो रहे, ये एक दिलचस्प नई बात सामने आई। दूसरी ये कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपने तो हॉर्स ट्रेडिंग को एक कानूनी रास्ता दे दिया कि ये जब आज़ाद हो जीत के आएंगे तो इन्होंने किसी न किसी जमात में जाके बैठना है। मैं तो हैरान हूँ हमारे इदारों पे, इलेक्शन कमीशन पे को उसने ये बात फोर्स ही नहीं की कि आगे जाके इस उनके एक जमात से नफ़रत का नुकसान क्या होगा। अब आ जाए दूसरी बात ये कि पीटीआई कितनी सीटें ले लेगी, तो मेरे किताबों में तो रियासत ने पीटीआई के ऊपर क्रॉस लगा दिया हुआ है और ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा भी रियासत को बाईपास करके पार्लियामेंट में पहुंच जाए। तीसरी बात यह है कि मैं फिर अगेन आई सेड कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो कैदी नंबर 804 इंतखाबी निशान होगा और उसके ऊपर ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन लिखा होगा, तो दुनिया की कोई ताकत जो है उनका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन अगर हुए फेयर तो, और मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा मार्जिन जो 70-80% का गैप है ये किस तरह फिल किया जाएगा, किस तरह मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये इंतखाबात मुझे एक नए इंतखाबात की वजह बनते नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंतखाबात असल नहीं है। असल इंतखाबात कुछ दिनों बाद होंगे और हो सकता है तब तक ट्रंप भी आ गया हो और हो सकता है कि अमेरिका मैनेजमेंट भी तब्दील हो गई हो और हो सकता है कि कोई इतनी ताकत से बाहर आए कि कोई सोच भी ना सकता हो। कुछ भी हो सकता है सर, ये तो पॉसिबिलिटीज़ का एक लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना यहाँ पे। और ये जो आपने कहा ये पाकिस्तान तो मुल्क ही अरसलान, पाकिस्तान तो मुल्क ही नामुमकिनात को मुमकिनात में होते देखना है। क्या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये मुमकिन है कि एक शख्स जिसे 13 साल की कैद हुई हो और वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आ जाए और वो 13 साल की कैद और उस पर मुकदमात और उस पर इल्ज़ामात और वॉल्यूम 10 और तहकीकात और JITs और अल हबीबिया, अल हुदैबिया, अल अजीज़िया, एवन फील्ड सब एक लम्हे में ख़त्म हो जाए? ये दुनिया के अंदर ये पॉसिबल है सर? ये दुनिया में पॉसिबल है कि एक शख्स जो आपने 200 मुकदमात का जिक्र किया सर, बतौर मुजरिम जाए और वापसी पे रियासत उसका जो सबसे अहम नुमाइंदा है बरतानिया के अंदर हाई कमिश्नर, वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने चला जाए? ये दुनिया में कहीं पॉसिबल है? सर नहीं है ना। दुनिया में ये तो कहीं पॉसिबल है कि एक बंदे के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से 200 से ऊपर मुकदमात बन जाए और उस पर वो कौम जो मुद्दत का एहतराम नहीं कर रही वो इद्दत के ऊपर लड़ने शुरू हो जाए? ये दुनिया में कहीं पॉसिबल है? तो पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए सर बिल्कुल आपका जो पहला तज्जिया है ना कैदी नंबर 804 पर, वो भी मैं इसीलिए उसको पॉसिबल में कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा तोशा खाना, अलकादे ट्रस्ट, ये वो लटरम पटरम सारे मामलात ख़त्म होके पूरी शिद्दत से वो वापस आए। यू नेवर नो कितने दिन में, महीनों में। एक बात और मैं अरसलान अगर मुझे इजाज़त दें, एक जुमला और कहना चाह रहा हूँ। जी जी जल्दी से प्लीज़। देखिए, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, आप यू आर अ ब्रिलियंट यंग एंकर, मुझे बहुत पसंद है, आप गैर जानिबदार हैं। अब आप भी जब तजज़िया करते हैं तो आप सहाफ़ती उसको सामने रख के जब ये कहते हैं कि जी हाँ कैदी नंबर 804 का अगर ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो हम किसी पार्टी की गोद में नहीं बैठे हुए, हम तो हालात को देख के तजज़िया कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। भाई मैं तो सर इत्तेफाक किसी का तर्जुमान थोड़ी है, लेकिन जो नजर आ रहा है हम वो तो बोलेंगे ना। बिल्कुल सर, और मैंने इत्तेफाक किया आपके तज्जिए से और मैं खुद इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो पहले कहा कि मुमकिनात
हैं, ये सब और मुमकिन है। खालिद फारूकी साहब, आपकी क्या राय होगी सर? क्या करती नज़र आ रही है आपको आज़ाद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? जमात तो नहीं है वो, अब उसके जो लोग हैं जो उसके जिनको टिकट मिले हुए और आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये कैदी नंबर 804 जो है, मैं किसी जमात की हिमायत नहीं करता और राना साहब को भी पता है कि जिस जमात का ये जिक्र कर रहे हैं कि उसको नाकामी होगी, हम तो उसके कभी इस तरह खुल के कभी हिमायती रहे ही नहीं। हम तो जमहूरियत की को थोड़ी बहुत बात करते रहे हैं। ये जिस कैदी नंबर 804 की बात करते हैं, इस कैदी को ये मालूम नहीं था कि जिस शख्स पे बगावत का, जिस पे एवन फील्ड, जिस पे दूसरे तीसरे सारे उसके अपार्टमेंट्स का कामे का मुकदमा बनाया जा रहा है, वो मुकदमात भी जाली है। हमने हमने उस तरफ गौर ही नहीं किया था कि जो वो कुछ था, जो मुकदमा जिस तेजी में उस वक्त बनते रहे, अब एक प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के उस पर को के किले में बंद किया गया था। तो हम इस सूरत हाल का जायजा क्यों नहीं लेते? इस स्टेट में अगर आज कुछ हो रहा है तो 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? तो कोई नई और अनोखी बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही। अफगान को समझ लेना चाहिए, जो कुछ हमारे सामने हो रहा है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री में अब पीटीआई सामने आ गई है और पीटीआई का कमाल ये है कि ये जमात अपने कारकुनों को, अपने लोगों को अपने मीडिया सेल के थ्रू एक होप में रखती है, और ये होप जो है उससे अगर हम भी मुतासर हो जाए तो हम ये मान लेना चाहिए कि फिर हम ये नहीं कर रहे, हम मुतासर होकर बात कर रहे हैं। ये तो इलेक्शन पे देखा जाएगा, पीटीआई के लोग कितने आते हैं, वो पोलिंग स्टेशन तक कितने पहुंचते हैं, कैंडिडेट कितने हैं जो कि मुकाबला करने की अहल रहते हैं, मुकाबला करते हैं। ये सूरत हाल अभी इसको देखना है। अनएक्सपेक्टेड, मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि उनका वोट बैंक बाहर आ जाए और वो वोट देने के लिए बड़ी तादाद में सबको मिले। मैं इसे पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत बड़ी कामयाबी कहूंगा कि होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के अवाम में और वो वोट दें और अपनी राय का इजहार करें और अपनी पार्टी को कामयाब करवाएं। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल है, बहुत आदत पे लोग निकलेंगे। और मुझे डर सिर्फ ये है कि 8 तारीख को जो इलेक्शन होंगे, ये फसाद का, ये कहीं अमन की सूरत हाल का सबब न बने। मुझे बिल्कुल ये सही सर, फारूकी साहब पॉइंट आ गया। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।